आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्विस संविधान की विशेषताएं। स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है और उसका संविधान निश्चित रूप से बहुत अधिक मौलिक और तथा विलक्षण है। संविधान के इन विशेषताओं ने ही इस छोटे से देश की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है और समस्त विश्व में राजनीतिक अध्ययन की प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसका अध्ययन बहुत अधिक गंभीरता के साथ करते हैं। स्विस संविधान की कुछ विशेषताओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहली विशेषता है निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधान की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। 1848 में निर्मित संविधान जो स्विट्जरलैंड ने 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था और अब 1998 में निर्मित तथा 1999 में लागू किया गया संविधान वर्तमान संविधान में एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान है। 1998 में निर्मित संविधान तो पूर्व के संविधानों की तुलना में भी अधिक व्यापक है। 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संशोधित संविधान में 123 धाराएं तथा 3 अध्ययन थे। वर्तमान संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्ययन है। कठोर संविधान। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात इनमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाना होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। व्यवहार के अंतर्गत यद्यपि संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से अधिक जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से कम कठोर है। इस स्थिति का एक कारण ये भी है कि स्विट्जरलैंड व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं तथा वे आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच नहीं करते। प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। 1870 तक सान मेरिनो तथा होन्सा टाउन जैसे 2 कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। यूरोप और एशिया के प्राय सभी देशों में अब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था। उस समय भी स्विट्जरलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था और वहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, जिसके आधार पर वह शासन तथा शासन अधिकारों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी। वहाँ किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। स्विट्जरलैंड के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को पर्याप्त श्रेष्ठ रूप में अपनाया गया। वर्तमान समय में विश्व के अन्य राज्यों में जब प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अव्यवहारिक मानकर छोड़ दिया गया है, तब भी स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस 4 अर्ध कैंटन में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है और इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाएं लैंडसजीमाइंड द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है।
इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में संघीय स्तर और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय और आरंभक की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धतियों को सफलता के साथ अपनाया गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। 1970 तक स्विट्जरलैंड लोकतंत्र की एक विलक्षण बात यह थी कि महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था, लेकिन 8 फरवरी 1971 में महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया और 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यह अधिकार प्राप्त है। संघात्मक शासन व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के संविधान में एक राष्ट्रमंडल कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राष्ट्रमंडल न होकर संघ राज्य ही है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षण लिखित और कठोर संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। स्विट्जरलैंड संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन, इस प्रकार 23 कैंटन या राज्य हैं। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में 2 बातों की दृष्टि से भेद किया गया है। पहला, प्रत्येक पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। वहाँ अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। दूसरा, संवैधानिक संशोधन के समय जहाँ पूर्ण कैंटन का मत 1 गिना जाता है, वहाँ अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। संविधान के द्वारा केंद्र और कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन अमेरिकन पद्धति के आधार पर किया गया है। संविधान में परिसंघ की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है और शेष शक्तियाँ कैंटनों की सरकार को दी गई है। कैंटनों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है, परंतु उसका संविधान स्वीप संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए और प्रत्येक कैंटन के लिए गणतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। वर्तमान समय में इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों के संविधान उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है, तो पूर्ण सोवियत संघ या चीन आदि देशों के संविधान साम्यवादी दर्शन पर। स्विट्जरलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का ही प्रभाव है। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में भी राज्यों के कार्यक्षेत्र के संबंध में लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, लेकिन मूल विचार ये है कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में भी अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। स्विट्जरलैंड में सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि प्रजातंत्र में या तो ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या अमेरिकन जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, लेकिन स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था एक अपवाद है, क्योंकि यह न तो पूर्णतः संसदात्मक सिद्धांत के अनुरूप है और न ही अध्यक्षात्मक सिद्धांत के। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका संघीय संसद और कार्यपालिका संघीय सरकार परस्पर संबंधित है, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती। इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता। यद्यपि अमेरिकन
संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। स्विट्जरलैंड संविधान द्वारा संघात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को मूल रूप में ग्रहण कर एक नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है। बहुल कार्यपालिका। सामान्यतः विचार यही है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, जिसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके। किंतु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 व्यक्तियों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में ये बहुल कार्यपालिका सरकार के साथ कार्य कर रही है। इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका का एकमात्र अन्य उदाहरण पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडियम थी, लेकिन पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में आधारभूत अंतर है। बहुल कार्यपालिका इस बात की प्रतीक है कि स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्रीय भावना बहुत गहरी उतरी हुई है। औपचारिक अधिकार पत्र तथा आंतरिक तथा अत्यधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड में नागरिकों को पूर्व के संविधान 1848 के संविधान से भी मूल अधिकार प्राप्त थे, किंतु 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। लेकिन अप्रैल 1999 से लागू वर्तमान संविधान में न केवल अधिकार पत्र है, वरन इस अधिकार पत्र में पहले की तुलना में और विश्व के अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम अनुच्छेद 7 में कहा गया है, मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी। इस मूल अधिकारों का उद्देश्य है व्यवहार में नागरिकों को वे सभी अधिकार नागरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दिए गए हैं जो व्यक्ति के लिए गौरव गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों की वास्तविक रूप में प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं तथा अनुच्छेद 36 में मूल अधिकारों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। संविधान में ही मूल अधिकारों की सीमाएं इस उद्देश्य से निर्धारित की गई है कि मूल अधिकार शासन के मनमाने हस्तक्षेप से मुक्त रहे और मुकदमेबाजी की स्थिति कम से कम पैदा हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्वयं संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद सर्वाधिक प्रमुख रूप से अनुच्छेद 15 से धर्मनिरपेक्षता का यह स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इस प्रकार अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 15(a) के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सभी नागरिकों को अपने धर्म और दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ उसके पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उपदेशों, आचार व्यवहार के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने, किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने या धार्मिक उपदेशों का पालन करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। संविधान धर्म के आधार पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। पूर्व संविधान के अनुच्छेद
1951 में जिस्टन धर्म ईसाई धर्म की एक शाखा या रोमन कैथोलिक चर्च और उससे संबंधित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह स्थिति निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल थी। वर्तमान संविधान में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया। संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संघीय न्यायपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने और रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये कि संघीय न्यायपालिका संघीय और इकाइयों की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझती है तो अवैध घोषित कर दे। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार आंशिक रूप में ही प्राप्त है। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया, कैंटनों के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय कानून और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उन्हें ऐसा अधिकार नहीं। नवीन संविधान के अनुच्छेद 189 की धारा 4 में कहा गया है, संघीय संसद द्वारा निर्मित कानून और संघीय शासन के आदेशों को स्वयं संघीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कानूनों के आधार पर अपवादों की व्यवस्था अवश्य की जा सकती है। स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया। वहाँ वह कार्य स्वयं जनता द्वारा किया जाता है और जनता लोक निर्णय के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। बहुभाषी राज्य। सामान्यतः विभिन्न भाषाओं वाले देश में भी किसी एक भाषा को राज्य भाषा का स्तर प्रदान किया जाता है और इसके पीछे ये भावना होती है कि किसी एक ही भाषा को राज्य भाषा की भी भाषा के रूप में अपनाकर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्यों को अधिक अच्छे रूप में प्राप्त किया जा सके। लेकिन स्विट्जरलैंड में भाषाई विभिन्नता की समस्या को एक दूसरे रूप में हल किया गया है। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% लोग फ्रेंच और 5% इटालियन भाषाई हैं। इसके अतिरिक्त 1% व्यक्ति रोमांच नामक आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रारंभ से ही समस्त राज्य कार्य जर्मन, फ्रेंच और इटालियन तीनों भाषाओं में होता है। 1928 के संवैधानिक संशोधन से रोमांच नामक आदि भाषाओं को भी राज्य भाषा मान लिया गया। 1998 में निर्मित संविधान में स्विट्जरलैंड की पहले से चली आ रही बहुभाषाई राज्य की स्थिति को बनाए रखा। इस प्रकार स्विट्जरलैंड बहुभाषाई राज्य है। भारत की तुलना में 1% जनसंख्या वाले इस राज्य द्वारा 4 भाषाओं को राज्य कार्यों की भाषा के रूप में अपनाना संविधान और शासन की विशेषता तो है ही, यह इनके व्यवहारिक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं, वरन यूरोपीय महाद्वीप की अन्य देशों की प्रशासनिक कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। डाइसी और अन्य ब्रिटिश लेखक प्रशासनिक कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक आघात समझते हैं, परंतु यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हो तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को दोष से मुक्त रखा जा सकता है। अनेक बार तो प्रशासनिक कानून और न्यायालयों की व्यवस्था नागरिक अधिकार तथा स्वतंत्रता की और अधिक अच्छी प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। अतः स्विट्जरलैंड उदारवादी आदर्शों और लोकतांत्रिक व्यवस्था का श्रेष्ठतम प्रतीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।